अस्सलाम वालेकुम। लेसन नंबर 27 एंड 28 आज अभी हम डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर 23 और 24 इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो लेसन नंबर 27 और 28 को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। 23 और 24 पे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा, लेकिन अब हम मज़ीद जो है वो डिस्कशन को थोड़ा ब्रीफ रखेंगे, थोड़ा कंसाइज रखेंगे, ताकि कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर सकें। तो चलिए जी देखते हैं लेसन नंबर 27। तो 23 और 24 23 में हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग और मार्केटिंग एनवायरनमेंट, इंटरनल एक्सटर्नल, और देन जो है मार्केटिंग मैनेजर क्या होता है, मार्केटिंग प्लान क्या होता है, देन मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में हमने पढ़ा था 4 P's। मार्केटिंग बेसिकली क्या चीज़ होती है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 P's, यानी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। 4 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। 4 P's। तो आगे जितने टॉपिक हैं लेसन 27 से लेके 34 तक, इन्हीं 4 P's को डिस्कस किया गया है। यानी प्रोडक्ट को डिस्कस किया गया है, प्राइस को, प्लेस को, प्लेस मीन डिस्ट्रीब्यूशन को, और प्रमोशन यानी एडवर्टीजमेंट को। चलें जी हम शुरू करते हैं प्रोडक्ट। लेसन नंबर 27 में प्रोडक्ट, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, स्टेप्स फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट को डेवलप करने के जो स्टेप्स हैं वो लेसन नंबर 27 में डिस्कस किए गए हैं। प्रोडक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड फॉर सेल, जो सेल के लिए ऑफर की जा सके। इट कैन एंड एनीथिंग दैट कैन अर्न प्रॉफिट, जो फर्म के लिए प्रॉफिट अर्न कर सके, उसे हम प्रोडक्ट बोलेंगे। तो कोई भी प्रोडक्ट है उसके साथ क्या जुड़ा होता है? सम एसोसिएटेड बेनिफिट्स, कुछ उसके साथ बेनिफिट्स एसोसिएट होते हैं। प्रोडक्ट के कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसकी वजह से लोग उसको परचेज करते हैं। प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। मेन जो जनरल जो इसकी फॉर्म्स हैं वो 2 फॉर्म्स हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल। जो टेंजिबल है, ऑल प्रोडक्ट्स दैट कैन बी टच्ड फिजिकली, स्मेल्ड और फेल्ट विद फिंगर टिप्स आर कॉल्ड टेंजिबल। टेंजिबल यानी जिसको आप छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स जो है वो टेंजिबल है। और इनटेंजिबल, इनटेंजिबल जो प्रोडक्ट्स हैं, ये इसकी जो अच्छी एग्जांपल है वो है सर्विसेज। वो सर्विसेज एज प्रोडक्ट, तो वो इंटेंजिबल होती हैं। ऑल प्रोडक्ट्स दैट cannot be touched physically or smelled, intangible, that cannot be touched physically। तो फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्ट कितनी हुई? टेंजिबल, इंटेंजिबल, दो फॉर्म्स हैं इसकी, जो जनरल फॉर्म्स हैं। आई होप के आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं। यहाँ नीचे एग्जांपल दी हुई है कि एक जूस प्रोडक्ट है और उसका बिल बोर्ड पे उसकी जो पिक्चर है वो, उसको हम क्या कर सकते हैं, ना तो हम उसको हम स्मेल नहीं कर सकते, लेकिन जो ओरिजिनल जूस प्रोडक्ट है उसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे लेकिन आई थिंक कि इनटेंजिबल जो प्रोडक्ट है उसकी जो अच्छी एग्जांपल है वो है कि अगर कोई सर्विस है, जैसे तो सर्विस भी एज अ प्रोडक्ट जो है वो सेल की जाती है। मुख्तलिफ कंपनी अपनी सर्विसेज देती हैं, कंसल्टेंसी की सर्विसेज होती हैं, तो ये भी एक उस कंपनी की, उस फर्म की जो है वो प्रोडक्ट है, सर्विसेज। कोई
इसके अलावा भी जो है वो डिफरेंट कंपनीज होती हैं जो जिनकी जो प्रोडक्ट है वो सर्विसेज होती हैं, तो वो फिर इंटेंजिबल प्रोडक्ट होगी। और ये एग्जांपल भी सही है, इस एग्जांपल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की क्लासिफिकेशन, ये ऊपर फॉर्म्स था, फॉर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन, टेंजिबल, इंटेंजिबल, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की क्लासिफिकेशन, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। प्रीवियस लेक्चर में भी हम इसको स्टडी कर चुके हैं। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट क्या होती है? दैट आर यूज्ड बाय कंज्यूमर्स एज आर अवेलेबल इन फिनिश्ड एंड कंज्यूमेबल फॉर्म। की कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो है वो कंज्यूमर उसको कंज्यूम करता है, कस्टमर उसको कंज्यूम करता है, और ये किस फॉर्म में अवेलेबल होती हैं? फिनिश्ड, फाइनल फॉर्म में, कंज्यूमेबल फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। तो कंज्यूमर इनको कंज्यूम करता है या कस्टमर इसको इनको कंज्यूम करता है कंज्यूमेबल फॉर्म में या फिनिश्ड फॉर्म में जो प्रोडक्ट्स होती हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर अदर प्रोडक्ट्स, या आप यूं कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए यूज होती हैं। ये फाइनल फॉर्म में नहीं होती हैं, इसमें रॉ मटेरियल शामिल है, इसमें मशीनरी शामिल हो सकती है, और डिफरेंट जो है वो इसमें प्रोडक्ट्स हैं जो इंडस्ट्री के काम आती हैं, जिनको इंडस्ट्रीज डिफरेंट फर्म्स परचेज करती हैं। ऐसी प्रोडक्ट्स जिनको डिफरेंट फर्म्स या इंडस्ट्रीज परचेज करती हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो इसमें आई होप कि आपको समझ आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स की जो कैटेगरीज हैं वो है कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग गुड्स। कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग गुड्स, स्पेशलिटी गुड्स। और नेक्स्ट जो है वो इंडस्ट्रियल जो गुड्स है उसकी एग्जांपल्स है कैपिटल आइटम्स या कैपिटल गुड्स, एक्सपेंस गुड्स या एक्सपेंस आइटम्स। तो लेट्स सी द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर गुड, दैट इज कन्वीनियंस गुड। कन्वीनियंस गुड्स कौन सी होती हैं? कन्वीनियंट टू बाय फॉर द कस्टमर, जो कस्टमर आसानी से बाय कर ले। कस्टमर हैज कंप्लीट अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट, जिसकी कस्टमर को पूरी जानकारी होती है, पूरी इंफॉर्मेशन होती है, पूरी अवेयरनेस होती है। कस्टमर बाय दीज प्रोडक्ट्स फ्रीक्वेंटली, कस्टमर अक्सर इन प्रोडक्ट्स को, इन गुड्स को परचेज करता रहता है। दैट आर द कन्वीनियंट गुड्स एंड these goods available at near places from the customer। और कस्टमर जो है हमेशा इनको कोशिश उसकी यही होती है, प्रेफरेंस यही होती है कि जो करीबी जगह हैं वहाँ पे वो अवेलेबल भी होती हैं और वो वहीं से परचेज करता है। तो आई होप के कन्वीनियंट गुड्स आपके माइंड में कुछ आई होंगी जो आप अपनी डेली लाइफ में परचेज करते हैं। कन्वीनियंट टू बाय, कंप्लीट अवेयरनेस होती है कस्टमर को, और फ्रिक्वेंटली, कस्टमर बाइज फ्रिक्वेंटली, अक्सर उसको परचेज करता रहता है, और उसकी नियर बाई प्लेसेस पे ये अवेलेबल होती हैं। ऐसी गुड्स को हम कन्वीनियंट या कन्वीनियंस गुड्स कहते हैं। देन शॉपिंग गुड्स। शॉपिंग गुड्स जो है कौन सी होती हैं? शॉपिंग जिनके लिए आपको स्पेशली थोड़ा दूर जाना पड़ता है। शॉपिंग गुड्स कौन सी होती हैं? मूव फार्दर टू अक्वायर, मूव फार्दर टू अक्वायर, जिनको हासिल करने के आप थोड़ा सफर करना पड़ता है या थोड़ा दूर जाना पड़ता है। These are called shopping goods। और क्या इनकी पहचान है शॉपिंग गुड्स की? कस्टमर्स डू हैव सर्च फॉर गेटिंग दीज गुड्स। तो शॉपिंग गुड्स को हासिल करने के लिए थोड़ी रिसर्च या थोड़ी सर्च करता है कस्टमर शॉपिंग गुड्स के लिए। यूजुअली क्वालिटी इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर दीज गुड्स, क्वालिटी इज नॉट स्टैंडर्डाइज। और ऐसी गुड्स के लिए जो क्वालिटी है वो स्टैंडर्डाइज नहीं होती, यानी कि कस्टमर को छानबीन करके ही ये ऐसी प्रोडक्ट्स जो है वो परचेज करनी पड़ती हैं। प्राइसेस आर आल्सो नॉट स्टैंडर्डाइज। तो इसमें जो है ना तो क्वालिटी स्टैंडर्डाइज होती है
और ना ही जो प्राइसेस हैं वो स्टैंडर्डाइज होती हैं। तो इसीलिए कस्टमर जो है उसको एक तो थोड़ा दूर जाना पड़ता है और दूसरा उसको थोड़ी छानबीन करनी पड़ती है टू हैव सर्च फॉर गेटिंग दीज गुड्स। ऐसी गुड्स को हम शॉपिंग गुड्स कहते हैं। तो शॉपिंग गुड्स, आपने विंडो शॉपिंग की टर्म भी सुनी होगी। लोग जो है वो कुछ परचेज नहीं करती, लेकिन ऐसे ही जस्ट जो है वो चेक इन चेकआउट करते रहते हैं, लेकिन उसको परचेज नहीं करते। तो शॉपिंग गुड्स, आई होप कि आपको समझ आ गई। नेक्स्ट स्पेशलिटी गुड्स। स्पेशलिटी गुड्स कौन सी होती हैं? कस्टमर हैव स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी। फॉर दीज प्रोडक्ट्स कस्टमर्स हैव स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी। कस्टमर्स are very quality status standard conscious for these products। तो ये स्पेशलिटी गुड्स, यानी ये कोई ब्रांड की हो सकती हैं प्रोडक्ट्स, और कस्टमर जो है वो ब्रांड के साथ से लॉयल्टी शो कर रहा है और उसी ब्रांड की प्रोडक्ट उसने परचेज करनी है, और कस्टमर जो है वो कॉन्शियस है क्वालिटी का, स्टेटस का, स्टैंडर्ड का इन सर्टन प्रोडक्ट्स के लिए। जैसे कुछ लोग हैं वो सिर्फ बाटा के या सर्विस के या बोरजान के या कोई कोई दूसरे ब्रांड के जूते ही, एक सर्टन जो है वो ब्रांड ही उसको चाहिए होता है, वही उसी ब्रांड को वो लाइक करता है और उसके लिए उसकी एक स्पेशलिटी है, एक लॉयल्टी है। कुछ कस्टमर्स हैं वो हश पपीज और अर्बन सोल एक्स्ट्रा डिफरेंट ब्रांड्स जो है वो अपनी पसंद के, जो उन्हें उनकी स्टेटस के मुताबिक, उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक, उनकी थिंकिंग के मुताबिक उन्हें सही लगता है। तो स्पेशलिटी गुड्स, आई होप के ये भी समझ आ गया आपको। कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। तो अब पहले हमने कंज्यूमर गुड्स या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज को पढ़ा। कंज्यूमर प्रोडक्ट की जो कैटेगरीज है या कंज्यूमर गुड्स की जो कैटेगरीज है वो है कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग गुड्स, स्पेशलिटी गुड्स। नाउ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स या इंडस्ट्रियल गुड्स की जो कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी हैं? कैपिटल आइटम्स, एक्सपेंस आइटम्स, ये दो हैं। तो कैपिटल आइटम्स कौन सी होती हैं? इनको हम कैपिटल गुड्स भी कहते हैं, और ये बेसिकली लॉन्ग लिव्ड होती हैं और एक्सपेंसिव होती हैं। लॉन्ग लिव्ड और एक्सपेंसिव होती हैं। समटाइम्स कॉपीराइट्स आर परचेज्ड फॉर कैपिटल आइटम्स। और एक्सपेंस आइटम्स, कैपिटल आइटम्स और तो एक्सपेंस कैपिटल आइटम के लिए आप ये रखें ध्यान में कि लॉन्ग लिव्ड है, कि इनको हम, ये लॉन्ग लिव्ड है। जैसे कि आप कह रहे हो कि लैंड, फर्म का, किसी कंपनी का या बिजनेस का लैंड एरिया, किसी फैक्ट्री का लैंड एरिया, वो उसके लिए क्या है? वो उसके लिए कैपिटल आइटम है, लॉन्ग लिव्ड है। उसकी एक्सपेंस आइटम्स को देखते हैं और इन दोनों को फिर कंपेयर करते हैं। एक्सपेंस आइटम दीज कैन बी रॉ मटेरियल। तो जो भी फैक्ट्री या कंपनी जो है रॉ मटेरियल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज कर रही है, वो उसकी एक्सपेंस आइटम है। जो रॉ मटेरियल हासिल करने के लिए उसको काफी जो है वो रेवेन्यू खर्च करना पड़ता है, काफी उसे अपना कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ता है उसके ऊपर। एक्सपेंस आइटम्स को परचेज करने के लिए फाइनेंस का काफी हिस्सा जो है वो सर्व होता है रॉ मटेरियल की परचेजिंग के लिए। सम यूटिलिटी आइटम्स, these can be raw materials, some utility items। यूटिलिटी आइटम्स कौन कौन से हो सकते हैं? ऑयल है, ग्रीस है, तो ये यूटिलिटी आइटम्स हैं। और ये जो है ये भी एक्सपेंस आइटम है। अगर फैक्ट्री को चलाने के लिए ऑयल भी चाहिए होगा और ग्रीस भी चाहिए होगी। सम टूल्स यूज्ड इन ऑपरेशन, और कुछ जो है वो टूल्स जो है वो भी एक्सपेंस आइटम में आएंगे। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो जो कैपिटल आइटम है वो है लॉन्ग लिव्ड, वो है
जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, कंपनी या फॉर्म का लैंड एरिया। तो फिर अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसका सर्टेन डिज़ाइन वो भी कैपिटल आइटम में आ सकता है उस कंपनी का, और उसके लिए सम टाइम आपको कॉपीराइट भी परचेज करने पड़ते हैं ताकि आपका जो डिज़ाइन है सर्टेन वो कोई और कॉपी ना करे, कोई चोरी ना करे। तो एक्सपेंस आइटम्स, इसके अगेंस्ट अगर हम कंपेयर करें, एक्सपेंस आइटम कौन से होते हैं? रॉ मटेरियल होता है, यूटिलिटी आइटम लाइक ऑयल, ग्रीस, सम टूल्स यूज्ड इन ऑपरेशंस। तो कुछ जो है वो छोटी मशीनरी जो है, छोटी मशीनरी जो टूट फूट का शिकार हो सकती है, वो इसमें आएगी एक्सपेंस आइटम में। जो बड़ी मशीनरी है जो लॉन्ग लिव्ड होती है वो भी कैपिटल आइटम में आएगी जी। तो नेक्स्ट चलते हैं प्रोडक्ट मिक्स की तरफ। क्या होता है जी प्रोडक्ट मिक्स? प्रोडक्ट मिक्स वर्सेस प्रोडक्ट लाइन, इन दोनों को आप कंपेयर करके अगर आप स्टडी करेंगे तो समझ आ जाएगी आपको। प्रोडक्ट जो मिक्स होता है ये sum of all products offered by a company, sum of all products, प्रोडक्ट मिक्स। इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो सकती हैं और काफ़ी सारी तादाद में होंगी डिफरेंट प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट लाइन होती है अ सेट ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जो एक ही कैटेगरी की मिलती जुलती जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो उसको कहते हैं प्रोडक्ट लाइन। सेट ऑफ related products manufactured by a single organization is called product line जी। तो जो प्रोडक्ट मिक्स होती है ये, इसकी एक्सपेंशन कैसे होती है? विथ वाइज एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एनी कंपनी। और जो प्रोडक्ट लाइन होती है उसकी एक्सपेंशन कैसे होती है? डेप्थ वाइज एक्सपेंशन ऑफ एनी कंपनी इज कॉल्ड प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट मिक्स की एग्जांपल, प्रोडक्ट मिक्स अगर एक कंपनी है वो कार्स भी प्रोड्यूस कर रही है, ट्रक्स भी प्रोड्यूस कर रही है और कई दूसरी व्हीकल्स जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, एक ही कंपनी, तो ये आपका क्या होगा? प्रोडक्ट मिक्स होगा। लेकिन जो प्रोडक्ट लाइन है, प्रोडक्ट लाइन इसकी एग्जांपल है एक कंपनी है वो टीवी प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन वो सिर्फ टीवी ही प्रोड्यूस कर रही है। हाँ, मुख्तलिफ साइजेस के टीवी हैं, मुख्तलिफ जो है वो फीचर्स के टीवी हैं, लेकिन वो सिर्फ टीवी ही प्रोड्यूस कर रही है। तो ये क्या होगा? जो उसकी सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स होगी टीवी की, ये प्रोडक्ट लाइन है। यानी प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट है लेकिन उसकी उससे रिलेटेड बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जस्ट उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का फर्क है आपस में। साइज का फर्क हो सकता है, कलर का फर्क हो सकता है, और चंद एक जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स का फर्क हो सकता है, लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि अ सेट ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट मिक्स वर्सेस प्रोडक्ट लाइन जी। नेक्स्ट स्टेप्स फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए जो स्टेप्स हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड रिसर्च। रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D इसको बोलते हैं। तो प्रोडक्ट जो है कोई भी बनाने से पहले उसकी रिसर्च की जाती है, मार्केट रिसर्च की जाती है, मार्केट को एनालाइज किया जाता है, मार्केट को ऑब्जर्व किया जाता है, फिर उस प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है। तो डेवलपमेंट क्या है? फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट स्टेप्स एनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोडक्ट डेवलप करने से पहले रिकग्निशन ऑफ अनसेटिस्फाइड नीड्स। तो आपने प्रोडक्ट डेवलप करनी है, उससे पहले आप क्या करें? उस प्रोडक्ट की मार्केट में जो नीड है उसको रिकग्नाइज करें कि मार्केट में इसकी नीड है या नहीं, कोई अनसेटिस्फाइड वांट
या नीड। देन जो है वो आइडिया जनरेशन, फिर आप जो है वो आइडिया जनरेट करें उस प्रोडक्ट के लिए कि वो प्रोडक्ट कैसी हो, फिर आइडिया को स्क्रीन करें, फिर प्रोटोटाइप तैयार करें प्रोडक्ट की। यानी इसको प्रोटोटाइप को दूसरे लफ्जों में इसको फिजिकल शेप ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोटोटाइप होती है वो रियल प्रोडक्ट नहीं होती, बल्कि उसकी फोटोकॉपी या उसका ब्लूप्रिंट होता है, उसको हम प्रोटोटाइप कहते हैं। वो एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं होती। वो यानी सॉफ्ट फॉर्म में या इमेज की फॉर्म में या वीडियो की फॉर्म में वो प्रोडक्ट उसका प्रोटोटाइप होता है। फिजिकल जो फिजिकल शेप ऑफ जो ओरिजिनल शेप है, यानी असल प्रोडक्ट नहीं होती बल्कि उसका प्रोटोटाइप होता है। तो प्रोटोटाइप से आप जो प्रोडक्ट है उसकी जो फिजिकल शेप है उसको फील करते हो कि ये जब प्रोडक्ट बनेगी तो फिजिकली ये कैसी लगेगी। तो ऐसे ही जो है वो डिफरेंट बिल्डिंग्स का प्रोटोटाइप बनाया जाता है, स्कूल्स का, हॉस्पिटल्स का, या ये हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वो अपना हाउसिंग सोसाइटी को शुरू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले एक प्रोटोटाइप बनाती हैं और लोगों को दिखाती हैं कि हम जो सोसाइटी बनाने जा रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटी, वो किस तरह की होगी। तो उसमें वो सारी चीज़ें दिखा रहे होते हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पार्क्स और हाउसेस और रोड, और उसमें सारा एक जो है वो एक एक वीडियो, एक इमेज, एक ब्लूप्रिंट, एक प्रोटोटाइप दिखाते हैं ताकि लोग उनकी जो प्रोडक्ट है वो परचेज करें और उसकी तरफ जो है वो माइल हो। प्रोडक्ट टेस्टिंग, उसके बाद जो है प्रोटोटाइप के बाद फिजिकल शेप में प्रोडक्ट बन जाती है, फिर उसको टेस्ट किया जाता है, प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाता है। टेस्ट आर टू टाइप्स, लेबोरेटरी टेस्ट और मार्केट टेस्ट, या फिर टेस्ट मार्केटिंग। तो लेबोरेटरी टेस्ट तो जो है वो आप लेबोरेटरी में करोगे, और मार्केट टेस्ट तो ज़ाहिर है जब आप प्रोडक्ट मार्केट में फेंकोगे तो ही ये टेस्ट होगा। तो इसका एक तरीका ये होता है कि मार्केट टेस्ट या फिर टेस्ट मार्केटिंग। यानी मार्केट टेस्ट यानी आप मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करो और उसका जो है वो रिव्यू लो हो, और ये टेस्ट टेस्ट यानी टेस्ट मार्केटिंग करो। प्रोडक्ट इज सोल्ड ऑन ट्रायल बेसिस, तो ट्रायल बेसिस पे आप जो है वो प्रोडक्ट को सेल करते हो, ट्रायल बेसिस पे। तो बाज़ दफ़ा लोग अपने प्रोडक्ट के जो फ्री सैंपल्स हैं वो भी सेल कर रहे होते हैं। फ्री सैंपल मतलब फ्री फ्रीली सेल कर रहे होते हैं, फ्री सेल कर रहे होते हैं। तो ये आपकी जो है वो मार्केट टेस्ट या टेस्ट मार्केटिंग आ जाएगा। उसके बाद कमर्शियलाइजेशन, अब आप प्रोडक्ट को कमर्शियलाइज करते हो, यानी आप उसकी एक सर्टेन प्राइस रखते हो और उसको फिर सेल करते हो। प्रोडक्ट इज सोल्ड ऑन कमर्शियल बेसिस। दिस कॉन्सेप्ट इज आल्सो कॉल्ड मैस मार्केटिंग, यानी कि टेस्ट मार्केटिंग वर्सेस मैस मार्केटिंग, टेस्ट मार्केटिंग वर्सेस मैस मार्केटिंग। तो लेसन नंबर 27 कंप्लीट हो गया। लेसन नंबर 28 हम शुरू करते हैं। तो ये लेसन ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। वीडियोस के अंदर ये मौजूद होगा, इसी प्लेलिस्ट के अंदर। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस MGT 211 की जो प्लेलिस्ट है, इसके अंदर जो है इसकी वीडियो ऑलरेडी मौजूद होगी। वहाँ इसकी ज़्यादा डिटेल है, लेकिन यहाँ मैं इसको कंसाइजली जो है वो गो थ्रू करूँगा क्विकली, ताकि जो है वो टाइम भी बचे आप लोगों का और प्रिपरेशन भी हो जाए। जी, तो लेक्चर 28, लेसन 28, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। तो ये 4 चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे।
प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है? प्रोडक्ट, कोई भी फॉर्म जो है उसकी जितनी भी एफर्ट्स हैं वो सारी की सारी प्रोडक्ट के गिर्द घूमती हैं। द प्रोडक्ट इज द कोर कंसर्न ऑफ एनी फॉर्म, कोई भी फॉर्म है वो, उसकी जितनी भी एफर्ट्स होती हैं, जितनी भी कोशिशें होती हैं, और वो फॉर्म बनाई किस लिए गई होती है? प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो पहला जो जो मेन फोकस होता है फर्म का वो होता है प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट इज द कोर कंसर्न ऑफ एनी फर्म। ऑल द एफर्ट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड फॉर्म, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड फॉर्म या कंज्यूमेबल फॉर्म, फाइनल फॉर्म तक जितनी भी एफर्ट हो रही होती हैं वो सारी की सारी रिलेटेड टू प्रोडक्ट होती हैं, रिलेटेड टू प्रोडक्ट होती हैं। बिजनेस फर्म स्पेंड्स देयर एवरी रिसोर्स, बिजनेस फर्म्स जो होती हैं वो अपने जितने भी रिसोर्स होते हैं वो स्पेंड करती हैं किस पे? टू डेवलप, टू प्रेजेंट, टू मेंटेन प्रोडक्ट थ्रू आउट देयर बिजनेस ऑपरेशन, अपने बिजनेस ऑपरेशन के, अपने थ्रू आउट बिजनेस ऑपरेशन क्या करती हैं? प्रोडक्ट डेवलप करती हैं, प्रोडक्ट को प्रेजेंट करती हैं, प्रोडक्ट को मेंटेन करती हैं। तो जितने भी रिसोर्सेज वो स्पेंड कर रही होती हैं उनका मकसद होता है टू डेवलप प्रोडक्ट, टू प्रेजेंट प्रोडक्ट, टू मेंटेन प्रोडक्ट। ये 3 पॉइंट जी। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है? तो फर्म के लिए या बिजनेसेस के लिए प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि लाइफ साइकिल प्रोडक्ट्स की R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेके जो लास्ट स्टेज है प्रोडक्ट की डिक्लाइन स्टेज, वहां तक थ्रू आउट कुछ लोगों के मुताबिक जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उसकी 5 स्टेजेस हैं, कुछ के मुताबिक उसकी 4 स्टेजेस हैं। और कुछ लोग जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो स्टेज है प्रोडक्ट की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो स्टेज है जो कि इंट्रोडक्शन स्टेज से पहले होती है, इंट्रोडक्शन स्टेज से जो पहले होती है उसको भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का हिस्सा मानते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली प्रोडक्ट्स हैव फॉलोइंग 4 स्टेजेस। तो नॉर्मली इसको स्टडी किया जाता है 4 स्टेजेस को: इंट्रोडक्शन स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, डिक्लाइन स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, ग्रोथ स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज और डिक्लाइन, ये 4 स्टेजेस हैं। उनको ये स्टेजेस मिलके ही प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल बनता है। इन स्टेज, ये स्टेजेस मिलके प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल बनता है। इंट्रोडक्शन स्टेज, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की जो पहली स्टेज है, यहाँ पे जो इस स्टेज के ऊपर, इंट्रोडक्शन स्टेज के ऊपर प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है आफ्टर कंटिन्यूअस रिसर्च, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ऑल डेवलपमेंट प्रोसेसेस। उसके बाद प्रोडक्ट को, न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराया जाता है मार्केट में। अ स्टेज व्हेन अ न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड, अ स्टेज व्हेन अ ओल्ड नहीं, न्यू, न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट, दिस इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन स्टेज। तो इस स्टेज के ऊपर क्या होता है? ये प्रोडक्ट बिल्कुल नई प्रोडक्ट है विद डिफरेंट फीचर्स, ऐसी प्रोडक्ट पहले मार्केट में नहीं है। इन फीचर्स के साथ पहले कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है। तो क्या होगा? ऐसी प्रोडक्ट, उसके मैन्युफैक्चरर्स बहुत कम होंगे, अ फ्यू, वन और अ फ्यू, बहुत कम होंगे। लिहाजा जब मैन्युफैक्चरर्स कम होंगे तो प्रोड्यूसर कम है, मैन्युफैक्चरर कम है, तो मतलब नो कंपटीशन, ऑलमोस्ट नो कंपटीशन, कंपटीशन नहीं है मार्केट में, मार्केट में कंपटीशन नहीं है और सेल्स लेस हैं क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट लॉन्च हुई है। इससे पहले प्रोडक्ट जो है वो इस तरह की प्रोडक्ट मार्केट में नहीं थी। तो इसलिए अभी नई नई मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च हुई है तो नंबर ऑफ सेल्स जो है वो क्या होंगी? लेस होंगी, तो प्रॉफिट भी लेस होगा। ये इंट्रोडक्शन स्टेज है।
इस स्टेज के ऊपर जो हमारी प्रोडक्ट है वो क्वेश्चन मार्क है, उसको हम वो क्वेश्चन मार्क के तौर पे अपीयर होती है, क्योंकि अभी हमें कुछ पता नहीं है कि ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगी या नहीं। नेक्स्ट है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज के ऊपर क्या होता है? ग्रोथ स्टेज के ऊपर जो प्रोडक्ट लॉन्च कर दी गई है कुछ अरसा कबल, उसके कुछ तो रिपीटेड ऑर्डर्स होंगे यानी ओल्ड कस्टमर होंगे, और कुछ न्यू कस्टमर होंगे जो उसको ऑर्डर करेंगे। तो ये ग्रोथ स्टेज है, यानी कुछ अरसे के बाद जब ये सर्टेन प्रोडक्ट उसकी अवेयरनेस लोगों में डेवलप हो गई है, customers awareness develops and people start knowing more and more about the new product in the market, so sale of the product will increase। तो जैसे जैसे लोग प्रोडक्ट को जानना शुरू हो गए तो सेल जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो गई। सेल इंक्रीज होने की वजह रिपीटेड ऑर्डर्स हैं और न्यू कस्टमर्स, न्यू ऑर्डर्स हैं, दोनों हैं। तो इस स्टेज के ऊपर जो प्रोडक्ट की जो सेल का ग्राफ है वो इंक्रीज करेगा, वो डिक्रीज नहीं करेगा। सेल का ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। और इस स्टेज के ऊपर हम जो प्रोडक्ट है उसको क्या बोलेंगे? स्टार इट जनरेट्स गुड प्रॉफिट फॉर द फर्म। और इस स्टेज के ऊपर, ग्रोथ स्टेज के ऊपर जो प्रोडक्ट है वो स्टार कहलाती है और प्रॉफिट कमा रही होती है फर्म के लिए, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही होती है। मैच्योरिटी स्टेज के ऊपर नंबर ऑफ सेल्स तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हो चुकी होती हैं, लेकिन कंपटीटर्स जो है वो नंबर ऑफ कंपटीटर्स वो बढ़ चुका होता है। बहुत सारे और लोग भी इस तरह की प्रोडक्ट या इससे मिलती जुलती प्रोडक्ट्स ऐसे ही फीचर के साथ मार्केट में लॉन्च कर देते हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है मैच्योरिटी स्टेज के ऊपर। और आपको अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइस है थोड़ी गिरानी पड़ती है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि एक अरसे से उस प्रोडक्ट को लोग जान रहे होते हैं और उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इस सूरत में अगर आप प्रॉफिट मार्जिन को थोड़ा कम भी कर दें तो क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होती हैं तो ओवरऑल जो रेवेन्यू है वो अच्छा खासा जो है वो आप कमा लेते हो। तो इस स्टेज के ऊपर जो है वो प्रोडक्ट को कहते हैं कैश काउ, यानी नंबर ऑफ प्रॉफिट मार्जिन पर यूनिट तो कम होता है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन अगेंस्ट सेल्स वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं इस स्टेज के ऊपर। तो इसको क्विकली रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? शेयर ऑफ माइंड। जो प्रोडक्ट है लोगों की माइंड का हिस्सा बन जाती है। एट दिस स्टेज पीपल बिकम more and more aware with new product in the market. So here comes a time when not only product becomes stable, but people also start recognizing company with a reference of that particular product. Here the product gets share of mind, यानी लोग जो है वो कंपनी को उस सर्टेन प्रोडक्ट्स के वजह से जानना शुरू कर देते हैं। तो ये है उसकी मैच्योरिटी स्टेज प्रोडक्ट की। तो highest level of sales because of awareness, more sellers, more competitors enter in the market, competition become very high, competition becomes very high and competition, I think competition becomes very high जी। तो कैश काउ, तो प्रोडक्ट जो है वो कैश काउ है। तो पर यूनिट जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम होगा, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स इतनी ज़्यादा होंगी, ओवरऑल जो रेवेन्यू है प्रॉफिट का वो बहुत ज़्यादा होगा। डेक्लाइन स्टेज ये है कि अगर आप एक सर्टेन प्रोडक्ट्स को एक अरसा हो गया मार्केट में और आपने उसमें कुछ नई वैल्यू ऐड नहीं की और उसके अल्टरनेटिव के तौर पे मार्केट में और बहुत कुछ आ चुका है, तो ऐसा ऐसा आपका प्रोडक्ट जो है वो डाई डाउन कर जाएगा, डिक्लाइन स्टेज का शिकार हो जाएगा। तो इस सूरत हाल से कैसे बाहर निकलना है?
तो इस सूरत हाल में जो प्रोडक्ट है उसको हम कहते हैं डॉग। डॉग क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोडक्शन और डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो ज्यादा हो जाती हैं, लेकिन प्रॉफिट कोई नहीं हो रहा होता। प्रोडक्शन और डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो ज्यादा हो रही होती है, प्रॉफिट नहीं होता, इसलिए ऐसी प्रोडक्ट को डॉग कह देते हैं जी। तो डिक्लाइन जो स्टेज है, एट दिस स्टेज प्रोडक्ट विल डिसअपीयर फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से डिसअपीयर हो जाती है। तो इसका हल क्या है? इसका हल एक तो यह है कि मोर एंड मोर डेवलपमेंट एंड रिसर्च एंड इनोवेशन। आप इनोवेट करें, कुछ फीचर ऐड करें अपनी प्रोडक्ट में, ताकि लोग जो है वो उसकी नए फीचर की तरफ मुतवज्जो हों। दूसरा है कि आप जो मार्केट सेगमेंटेशन है, न्यू टारगेट मार्केट को तलाश करें और वहां पे अपनी जो प्रोडक्ट है उसको लॉन्च करें। अब न्यू को प्रोडक्ट, एवोल्यूशन ऑफ न्यू को प्रोडक्ट, या फिर एक तीसरा हाल ये है कि आप इसके साथ ही एक न्यू को प्रोडक्ट जो है उसको इवॉल्व करें। तो इस तरह जो है आप लॉस से बच सकते हैं जी। तो ये इसका ग्राफ है, जो अभी कुछ मैंने डिस्कस किया है इसका ये ग्राफ है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये प्रोडक्ट सेल्स है और ये जो है वो स्टेजेस है। प्रोडक्ट सेल्स जो है स्टार्ट में वो 0 है, ऐसा ऐसा बढ़ी है। इंट्रोडक्शन स्टेज में नंबर ऑफ सेल यहाँ तक बढ़ी है, लेकिन ग्रोथ स्टेज में जो नंबर ऑफ सेल्स का ग्राफ है वो प्रोडक्ट सेल का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। दैन जो है वो मेच्योरिटी स्टेज पे जो नंबर ऑफ सेल्स है वो मैक्सिमम है, लेकिन मेच्योरिटी स्टेज पे वो पोर्शन भी है जिसमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही हैं, मेच्योरिटी स्टेज पे वो पोर्शन भी है जहाँ नंबर ऑफ सेल्स कम होना शुरू हो गई हैं, जहाँ नंबर ऑफ सेल्स कम होना स्टार्ट हुई हैं। लेकिन डिक्लाइन स्टेज में ये ग्राफ सीधा नीचे को ही जा रहा है, नंबर ऑफ सेल्स का जो ग्राफ है वो नीचे को ही जा रहा है। तो इस ग्राफ को भी आप समझ लें, आसान सा ग्राफ है ये। देन नेक्स्ट जो बात की गई है वो है यूज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो डिसीजन मेकिंग में कैसे यूज होता है, डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में कैसे यूज होगा। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अगर इंट्रोडक्शन स्टेज है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की अगर इंट्रोडक्शन स्टेज है, आपने अभी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करनी है, तो मार्केटर्स क्या कर सकते हैं, क्या फायदा उठा सकते हैं इस स्टेज के ऊपर? मार्केटर्स कैन डिक्टेट मोर ऑफ देयर पॉलिसीज। अभी ये इंट्रोडक्शन स्टेज है, तो यहाँ पे जो मार्केटर्स हैं वो अपनी पॉलिसीज को डिक्टेट कर सकते हैं। एट दिस स्टेज कस्टमर्स ऑफ द प्रोडक्ट आर अवेंचर्स। इस स्टेज के ऊपर जो कस्टमर्स हैं वो क्या करते हैं? लाइक टू ट्राई न्यू आइडियाज, न्यू प्रोडक्ट्स को ट्राई करना लाइक करते हैं, न्यू आइडियाज को ट्राई करना लाइक करते हैं, यानी प्रोडक्ट्स आर वेंचरसम एट दिस स्टेज। तो मार्केटर्स कैन कीप द प्राइसेस हाई, प्राइसेस को वो हाई रख सकते हैं, क्योंकि शुरू से ही अगर प्राइसेस हाई हो तो फिर एतराज कम कम करते हैं लोग। कस्टमर्स कैन अफोर्ड टू स्पेंड मोर मनी ऑन अ न्यू प्रोडक्ट। नई जो प्रोडक्ट है उस पे जो है पैसे खर्चने का शौक लोगों को होता है और वो अफोर्ड भी मेंटली वो अफोर्ड कर रहे होते हैं उसको। देयर विल नॉट बी मच प्रॉफिट एट दिस स्टेज। तो इंट्रोडक्शन स्टेज पे जो कि नंबर ऑफ सेल्स कम होती हैं तो इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता जी। नेक्स्ट है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में हम जो है वो डिसीजन मेकिंग में हमारी कैसे हेल्प कर सकती है? ग्रोथ स्टेज के ऊपर मार्केटर्स कैन अर्न मोर प्रॉफिट। मार्केटर्स कैसे मोर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं? क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स या प्रोड्यूसर्स उनकी तादाद कम है, कंपटीशन लेस है और सेल्स जो है उसका ग्राफ हाई है। सेल्स तो दिन ब दिन बढ़ेंगी, जैसे जैसे लोग जो है वो प्रोडक्ट को जानेंगे, अवेयरनेस होगी, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती चली जाएंगी। न्यू कस्टमर्स भी होंगे, ओल्ड कस्टमर्स भी होंगे, रिपीटेड ऑर्डर्स होंगे और न्यू ऑर्डर्स भी होंगे, तो ग्रोथ नंबर ऑफ सेल्स हाई होती चली जाएंगी। मैच्योरिटी स्टेज पे आप क्या करते हो कि प्राइस को थोड़ा कम कर देते हो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और प्राइस को कम इसलिए करते हो ताकि नंबर ऑफ सेल्स आपकी इंक्रीज हो। स्पेंड मनी
ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो रिसर्च और डेवलपमेंट है उसके ऊपर आप पैसे खर्च करते हो जी। और मैच्योरिटी स्टेज के ऊपर भी आप जो है वो रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर R&D कर रहे होते हो ताकि आप अपनी जो है नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज कर सको। स्पेंड मनी टू प्रमोट द ब्रांड नेम ऑफ द प्रोडक्ट, तो आप प्रमोशन को थोड़ा बढ़ा देते हो मैच्योरिटी स्टेज के ऊपर ताकि नंबर ऑफ सेल्स, मेन मोटो जो है आपका मकसद गोल जो है वो यही है, नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करना, आपकी प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिके। मार्केटर्स विल आल्सो रिवाइज देयर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसको जो है रिवाइज करते हैं, जो मार्केट सेगमेंटेशन है या टारगेट मार्केटिंग है ये स्ट्रेटजी भी अपनाने की कोशिश करते हैं टू इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स एट मैच्योरिटी स्टेज। ये काम शुरू हो जाता है अगर आप अपनी प्रोडक्ट को जो है वो जिंदा रखना चाहते हैं और सरवाइव करवाना चाहते हैं लंबे अरसे के लिए, तो आपको मुख्तलिफ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को अपनाना पड़ेगा। मैच्योरिटी स्टेज के ऊपर क्या होता है, पर यूनिट जो प्रॉफिट होता है वो रिड्यूस हो जाता है, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स इतनी आप हाई कर देते हो कि आपको जो ओवरऑल रेवेन्यू है, ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो आपको ज्यादा मिलता है। डिक्लाइन स्टेज के ऊपर जो है आप किस तरह से, अच्छा यहाँ पे बेसिकली आप पॉलिसी बना रहे हो, डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। मैच्योरिटी स्टेज पे आप जो है वो प्रॉफिट पर यूनिट कम कर दोगे ताकि नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज हो, अगेन कोई नंबर ऑफ सेल्स जी। डिक्लाइन स्टेज के ऊपर आप क्या करोगे, कैसे अपनी नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाओगे। आप अब जो है वो मार्केट सेगमेंटेशन के बाद आप टारगेट मार्केटिंग करोगे, और दूसरा है कि आप कुछ इनोवेशन लेके आओगे अपनी प्रोडक्ट में, इस तरह कुछ फीचर्स ऐड कर दोगे, इस तरह आप अपने नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ा सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट को ज़्यादा देर तक जिंदा रख सकते हैं, या फिर आप जो है वो कोई को प्रोडक्ट लॉन्च कर दें। तो ये इस तरह से आप मुख्तलिफ डिसीजन ले सकते हैं प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल की मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर। चलते हैं जी नेक्स्ट ब्रांड की तरफ। ब्रांड होता क्या है, ब्रांड बेसिकली ब्रांड एक सिंबल है, साइन है, एक सिंबल भी ब्रांड हो सकता है। ब्रांड के लिए ब्रांड इज अ सिंबल, इट्स अ साइन, अ टाइप ऑफ राइटिंग, ये सारी चीजें ब्रांड हो सकती हैं। अ कलर, अ सर्टेन कलर, अ डिजाइन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, ब्रांड हो सकता है। टू आइडेंटिफाई goods or services of one seller or a group of sellers, to differentiate them from those of competitors। तो ये इसको तो आप यहाँ भी लिखें तो समझ आ जाएगी आपको, तो यहाँ तक बात खत्म हो मुकम्मल हो जाती है। जाहिर है ये ब्रांड आप डिफरेंशिएट करने के लिए बनाते हो, तो आप सर्टन सिंबल चूज करते हो, साइन चूज करते हो, सर्टन राइटिंग, सर्टन कलर, सर्टन डिजाइन, या फिर इन सब का कॉम्बिनेशन, इस सबके कॉम्बिनेशन को यूज करते हो टू आइडेंटिफाई योर प्रोडक्ट, ताकि लोग आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विसेज को इस सर्टन आइडेंटिटी से पहचानें, डिफरेंशिएट करें। ब्रांड प्रोसेस, ब्रांडिंग प्रोसेस क्या होता है, ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस इन विच एनी आइडेंटिफिकेशन इज सजेस्टेड फॉर द प्रोडक्ट। ब्रांडिंग एक प्रोसेस है जी। ब्रांडिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें इन विच एनी आइडेंटिफिकेशन इज सजेस्टेड फॉर द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए कोई भी आइडेंटिटी सजेस्ट की जाती है कि भाई इस प्रोडक्ट की ये आइडेंटिटी है, तो ये है ब्रांडिंग प्रोसेस। ब्रांड इक्विटी, ब्रांड इक्विटी इज द लॉयल्टी ऑफ द कस्टमर्स अटैच्ड टू प्रोडक्ट। ब्रांड इक्विटी क्या है, लॉयल्टी ऑफ द कस्टमर, लॉयल्टी ऑफ द कस्टमर, ब्रांड इक्विटी। ब्रांड अवेयरनेस,
ब्रांड अवेयरनेस is the extent to which a customer knows or recalls the brand of the product. Brand awareness क्या है? The extent to which a customer knows or recalls the brand of product. Brand awareness. आगे जो है वो टाइप्स ऑफ ब्रांड नेम्स हैं और पैकेजिंग और लेबलिंग, तो इनकी थोड़ी थोड़ी डेफिनेशंस बताई गई है। नेशनल ब्रांड क्या होता है? नेशनल ब्रांड्स, if a same brand is sold throughout the country, if a same brand is sold throughout the country, तो ये नेशनल ब्रांड हो गया। लाइसेंस ब्रांड क्या होता है? सेलर बायज द राइट्स टू सेल। लाइसेंस ब्रांड्स, तो जो सेलर्स होते हैं वो बाय करते हैं राइट्स टू सेल दैट ब्रांड इन द मार्केट। जैसे आप जो बाटा है या सर्विस के शूज हैं, इनके लाइसेंस जो है वो सेल होते हैं, जो सेलर्स हैं वो इनको परचेज करते हैं और बाटा या सर्विस वालों के जो शूज हैं वो सेल करते हैं, उनके पास राइट्स हैं उनको मार्केट में सेल करने के। प्राइवेट ब्रांड्स क्या होते हैं? मैन्युफैक्चरर्स यूज द ब्रांड ऑफ सम रिटेलर टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो प्राइवेट ब्रांड्स होते हैं वो जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं वो यूज करते हैं, यूज द ब्रांड ऑफ सम retailer while manufacturing the product। तो प्राइवेट ब्रांड्स को जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो रिटेलर से परचेज कर लेते हैं और वो फिर अपने इस्तेमाल में ले जाते हैं प्राइवेट ब्रांड को, या परचेज कर लेंगे या फिर उनके साथ कोई एग्रीमेंट कर लेंगे, लेकिन वो ब्रांड प्राइवेट होगा, किसी प्राइवेट आदमी की मलकियत होगा, तो वो सिर्फ उसको उसकी प्रोडक्शन के राइट्स लेंगे कि हम प्रोड्यूस कर लें, तो उसके बिना जाहिर है वो प्राइवेट आदमी जो है वो तो कोई प्रॉफिट मार्जिन कोई अपना प्रॉफिट रखेगा जी। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग इन दोनों में क्या फर्क है? पैकेजिंग बेसिकली है ड्रेस ऑफ द प्रोडक्ट, डिजाइनिंग और उसका जो ड्रेस है या रैपर है उसकी डिजाइनिंग एंड मेकिंग ऑफ द रैपर ऑफ द प्रोडक्ट, ये सारी चीजें पैकेजिंग में आती हैं। पैकेजिंग क्या है? ड्रेस ऑफ द प्रोडक्ट, डिजाइनिंग एंड मेकिंग ऑफ रैपर ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो रैपर जो होता है प्रोडक्ट का वो उसका ड्रेस ही है, तो उसकी डिजाइनिंग और उसकी मेकिंग वो किस में आती है? पैकेजिंग में। और लेबलिंग क्या है? पार्ट ऑफ पैकेज, लेबलिंग पैकेजिंग का पार्ट है, तो लेबलिंग है इट्स अ पार्ट ऑफ पैकेजिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ पैकेजिंग कंटेन्स। और लेबलिंग में क्या चीज शामिल होती है? उसका नाम है, कंटेंट है, नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रोडक्ट, तो ये सारी चीजें शामिल होती हैं, नाम और कंटेंट्स और नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रोडक्ट, तो ये जो है वो चीजें लेबलिंग में आती हैं। और लेबलिंग जो है वो बेसिकली पैकेजिंग का ही पार्ट है, एक छोटा पार्ट है, एक छोटा हिस्सा है जी। तो 27 और लेसन नंबर 27 और 28 हमने डिस्कस किया, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट जो है वो 29 और 30, लेसन नंबर 29 और 30 में हम मिलेंगे। तो लेक्चर नंबर 29 और 29 और 30। 29 में क्या है? प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स, प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। तो मैंने आपको बोला था कि हम 4 P's को डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने 27 और 28 में
लेसन नंबर 27 और 28 में हमने प्रोडक्ट को डिस्कस किया है। अब हम प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्कस करेंगे। फिर हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के आगे प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट। तो लेसन नंबर 34 तक हम यही चीजें डिस्कस करेंगे जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं जी। तो ओके।